एमए हिंदी के उन सभी विद्यार्थियों का मैं इस एडुसेट के टेलीकॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो हमारे विभिन्न केंद्रों पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं। आज हम एमए के दूसरे वर्ष के एमएचडी 13 के पाठ्यक्रम के बारे में विचार करेंगे। एमएचडी 13 जो है वो उपन्यास के स्वरूप और विकास से संबंधित कार्यक्रम है। उपन्यास से संबंधित आप चार पाठ्यक्रमों के बारे में दूसरे साल में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी जिनका दूसरा साल जुलाई 2006 से आरंभ हो चुका है, उन विद्यार्थियों को जून 2007 में इसकी परीक्षा भी देनी होगी। और जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2006 में प्रवेश लिया है और जिनका सत्र तभी से शुरू हुआ है, उन्हें अगले वर्ष इस पाठ्यक्रम को पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं, चाहे आप पहले साल में पढ़ रहे हों या दूसरे साल में, उपन्यास के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी वजह यह है कि जो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है, उसमें भी एक पाठ्यक्रम एमएचडी 3 जो उपन्यास और कहानी से संबंधित है, उसमें भी आप उपन्यासों का अध्ययन करते हैं। इसलिए उपन्यास के बारे में अधिक से अधिक जानना आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। उपन्यास हिंदी साहित्य की ही नहीं, साहित्य मात्र की एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है। जो उपन्यास के बारे में कुछ नहीं जानते, वे भी उपन्यासों को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एक लोकप्रिय विधा के रूप में भी उपन्यास काफी जाना जाता है। हम अगर इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकारों के बारे में जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर और बाजारों में लोकप्रिय उपन्यास भी मिलते हैं, जिसमें सामाजिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास और थ्रिलर आदि भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो सब तरह के पाठकों का एक संसार उपन्यास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है या नहीं, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपन्यास कोई बहुत पुरानी विधा नहीं है। यह महज 200-300 साल पुरानी विधा है, और हिंदुस्तान के लिए तो यह महज 150 साल पुरानी विधा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तानियों का संपर्क इस विधा के साथ हुआ, और उसके बाद में भारत की विभिन्न भाषाओं में उपन्यासों की रचना होने लगी। पहले अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में उपन्यासों के अनुवाद भी हुए, और फिर कुछ लेखकों ने अपने ढंग से उपन्यास लिखे भी। बंगला में लिखे, मराठी में लिखे, हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, और इस तरह से उपन्यासों की रचना आरंभ हुई। हिंदी में भी उपन्यासों का विकास जो है वो बहुत पुरानी परिघटना नहीं है, वह महज 150 साल पुरानी बात है। और उसके बाद में 150 साल भी नहीं बल्कि 125 साल कहना चाहिए। हिंदी के पुराने उपन्यासों में भाग्यवती का नाम लिया जाता है, जो सरदाराम फिलोरी द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, जिनमें बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासकार, जिन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नाम के कई सारे उपन्यास लिखे थे, देवकीनंदन खत्री, उनका नाम हम जानते हैं। और उसके बाद में हमें प्रेमचंद मिलते हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जिन्होंने उर्दू और हिंदी में कई उपन्यासों की रचना की। अब जानते हैं कि उनके उपन्यासों की लोकप्रियता के कारण और साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठता के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा जाता था। आज हिंदी में और हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में और दुनिया की सभी भाषाओं में उपन्यास एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है। लेकिन कभी आपने सोचा है
कि ऐसा क्यों है कि यह विधा कविता जितनी पुरानी नहीं है? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि उपन्यास जो है वो आधुनिक युग की देन है। यह उस आधुनिक युग की देन है जिसे हम कई तरीके से जानते हैं, जिसे पूंजीवाद का युग भी कहा जाता है, जिसे एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञानोदय का युग भी कहा जाता है, जिसके साथ में नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जाता है। हमें एक एक कर इन पक्षों के बारे में भी विचार करेंगे कि उपन्यास का उदय आखिर हुआ क्यों, और इस उदय के पीछे क्या कारण थे, और अंततः इस उपन्यास ने यह केंद्रीय विधा के रूप में क्यों लोकप्रिय हुई। थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। इतिहास में जाने का मतलब यह है कि हम ये देखें कि गद्य विधाओं का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि साहित्य में सबसे पहली और प्रमुख विधा जो है वो पद्य है, कविता है। सभी भाषाओं में, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, सभी पुरानी भाषाओं में पहले पद्य लिखे जाते थे, कविताएं लिखी जाती थी, गद्य बाद में लिखा गया। ऐसा नहीं है कि लोग बोलचाल में कविता लिखते थे, कविता बोलते थे, बोलते गद्य में ही थे, लेकिन लिखने का चलन नहीं था। और उस गद्य लिखने का चलन नहीं था या कम था, और उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में, यानी कि आज से 4-5 हजार साल पहले, जब दुनिया में बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ था, उनकी लिपियों का विकास हुआ था, और कागज पर, पत्थरों पर, भोजपत्र पर जब लिखकर जो बात कही जा रही है उसको सुरक्षित रखने का चलन शुरू हुआ, उस समय भी यह महसूस किया गया कि गद्य की बजाय पद्य ज्यादा अनुकूल है। उसकी वजह यह है कि पद्य जगह कम घेरता है, और दूसरा यह कि पद्य में लिखी हुई बात को याद करना आसान है। अगर कोई बात छंद में कही जाए, लय में कही जाए, तो उसको याद किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान होगा, आपने सुना भी होगा कि बहुत हाल ही तक बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल जाते थे जिन्हें पूरी की पूरी रामचरितमानस तो नहीं कहें तो रामचरितमानस के कुछ कांड याद होते थे। या बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको रामचरितमानस की इकाइयां, चौपाइयां और दोहे धड़ाधड़ सुना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को कबीर के पद, बहुत सारे लोगों को मीरा के पद कंठस्थ होते हैं। लेकिन आज जब गद्य में लेखन होता है तब उस तरह से कविता को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कविता को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब कविताएं जो लिखी जाती है वो छंदबद्ध नहीं लिखी जाती, बल्कि छंद से मुक्त कविताएं लिखी जाती है, क्योंकि अब कविताएं सुनी नहीं जाती, ज्यादातर पढ़ी जाती है, और पढ़ते हुए पढ़ने वाले को अब कविताओं को उस तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पद्य लेखन की शुरुआत और पद्य लेखन के लगातार चलने के पीछे उसका कारण था उसका छंदबद्ध होना, उसका लयात्मक होना, और इस कारण से उसे याद रखना आसान होता है, और कविता में बात जो है सूत्र रूप में कही जा सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो श्लोक होते थे उसमें बातें जो है सूत्र रूप में कही जाती थी, फैलाकर या व्याख्या करके नहीं कही जाती थी। व्याख्याएं आमतौर पर गद्य में की जाती थी। कागज नहीं था, छपाई के साधन नहीं थे, इसलिए अगर कोई मान लीजिए कोई रचना कर रहा है तो उस रचना की प्रतिलिपि बनाना काफी कठिन काम था। पूरी की पूरी रचना दोबारा लिखनी पड़ती थी। अगर रामचरितमानस या और पुराने ग्रंथों में जाएं, वाल्मीकि रामायण हो या महाभारत हो, तो उनका तरीका क्या था? अगर एक महाभारत लिखी गई है तो दूसरी कॉपी उसकी तभी बनती थी जब पूरा का पूरा महाभारत लिखना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है। आज आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के वजह से एक ही बार लिखी हुई, कंपोज की हुई, टाइप की हुई रचना की कई प्रतिलिपियां निकाली जा सकती है, और बहुत कम समय में, और उसको ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब भोजपत्रों पर, शाल पत्रों पर, पत्थरों पर लिखना पड़ता था, और उसे लिखने में काफी कठिनाइयां होती थी। तो इन सब वजहों से कविता का चलन था, और कविता में जो लोग अपनी
व्यापक जीवन खंड को, व्यापक जीवन को प्रस्तुत करना चाहते थे, बड़ा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, जीवन का महान संघर्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। वो छोटी कविता नहीं लिखते थे, छोटा पद या दोहा, चौपाई वगैरह नहीं लिखते थे, बल्कि महाकाव्य लिखते थे। आप देखेंगे कि चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या पैराडाइज लॉस्ट हो, दुनिया भर के जितने भी महाकाव्य आप देखेंगे, वे महाकाव्यों में, उन महाकाव्यों में जीवन का व्यापक चित्रण मिलेगा। और उस जीवन का व्यापक चित्रण जो है वो कविता में, पद्य में होता है। जैसे कि पद्मावत है, हिंदी में आखिरी जो महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखा गया वो आधुनिक युग में कामायनी था, जिसकी रचना 1935-36 में हुई। 1935-36 के बाद में, यानी कि पिछले 70 साल में हिंदी में कोई भी महत्वपूर्ण महाकाव्य नहीं लिखा गया। ये विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ, या अब कोई इस बात पर विचार भी नहीं करता कि महाकाव्य क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उपन्यास की रचना का प्रमुख कारण है गद्य लेखन का विकास, और गद्य लेखन का विकास और पद्य लेखन या कविता लेखन जो है उसका पीछे चले जाना। कविता अब भी बहुत लिखी जाती है, लेकिन महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं। महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं, खंड काव्य नहीं लिखे जा रहे हैं, बल्कि कविता के क्षेत्र में लंबी कविता का प्रादुर्भाव हुआ है। ये लंबी कविता न खंड काव्य है न का महाकाव्य है, ये एक नई विधा है जो कविता के में भी पहले नहीं मौजूद थी, यह आधुनिक समय की विधा है। तो इसका मतलब हुआ कि उपन्यास विधा का विकास जो है वो गद्य के साथ जुड़ा हुआ है। गद्य ने उपन्यास विधा के लिए जमीन तैयार की। दूसरी चीज क्या है, आप देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि महाकाव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, जीवन की जटिलताओं का, संघर्षों का। आप किसी भी महाकाव्य को ले लीजिए, रामायण में आपको दो पक्ष दिखाई देंगे, राम और रावण, और उनके बीच संघर्ष है। वो संघर्ष अपने अपने कारण उनमें मौजूद है। रावण राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले जाता है, सीता को छुड़ाने के लिए राम रावण से युद्ध करते हैं, रावण मारा जाता है, ये कहानी है। लेकिन आप जानते हैं कि महज इतनी ही कहानी नहीं है, इसके और भी बहुत सारे पक्ष हैं। इसी तरह से महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है। आप देखेंगे कि इस तरह से महाकाव्यों में जीवन का व्यापक चित्रण ही नहीं, जीवन के जो संघर्ष हैं वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जीवन के संघर्ष, जीवन की जटिलताएं, जीवन का व्यापक चित्रण, उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। इसलिए महाकाव्य लिखे जाएं या न लिखे जाएं, लेकिन उनके अभिव्यक्ति का कोई साधन साहित्य में होना आवश्यक था। एक तरह से कह सकते हैं कि महाकाव्य का स्थान उपन्यास लेता है। उपन्यास आधुनिक समय का महाकाव्यात्मक, आधुनिक समय की महाकाव्यात्मक विधा है। यह एक तरह से एपिकल फॉर्म है मॉडर्न एज की। उपन्यास क्यों हुआ पैदा, जैसा मैंने बताया, उसका एक कारण अगर गद्य विधा है, गद्य का विकास है, तो उसका दूसरा कारण यह है कि अब जीवन भी बदल गया है। जीवन कई रूपों में बदला। आप पुरानी कहानियों को लीजिए जो महाकाव्यों में है, वो राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, देवी देवताओं की कहानियां हैं। राम जो है रामायण के प्रमुख पात्र, नायक जिसे कह सकते हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा गया है। सीता जो है वो लक्ष्मी की अवतार मानी गई है। अगर उस दृष्टि से न देखें तो भी वो अयोध्या नरेश हैं। राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र, जिन्हें कि अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है और जिन्हें अपना राज्य वापस हासिल करना है। इसी तरह से महाभारत में जो कौरव और पांडव है, वे भी शासक हैं, वे भी राजा हैं या राजा के पुत्र हैं, और शासन के लिए उनके बीच में संघर्ष है। लेकिन आधुनिक युग में जब लोकतंत्र का विकास हो रहा था, जब फ्यूडलिज्म, सामंतवाद जो है धीरे धीरे विघटित हो रहा था,
उसकी जगह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन में बैठ रहे थे। और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी हो सकता था, वह किसी अभिजात वर्ग का हो, वह किसी राजा महाराजा का बेटा हो, यह आवश्यक नहीं था। एक सामान्य किसान का बेटा भी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, मंत्री बन सकता था, राष्ट्रपति बन सकता है। यह लोकतंत्र ने संभव बनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस लोकतंत्र के आगमन ने और फ्यूडलिज्म के, सामंतवाद की समाप्ति ने हमारे समय के पूरे रूप को बदल डाला। अब संघर्ष जो है वो जनता के विभिन्न वर्गों के बीच है। अब समाज में केवल अभिजात वर्ग नहीं है, बल्कि गरीब लोग भी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जिसमें शिक्षक हैं, दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीवन का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है। और उपन्यास में आप आजाद हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि आजादी से पहले के हिंदुस्तान में भी जो उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों के नायक कोई राजा नहीं है। उन उपन्यासों के नायक जो हैं मामूली लोग हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि यह समय जो है बहुत तेजी से एक बदलाव का समय भी है। महाकाव्य का नायक जो है धीरोदात्त होता था, धीर ललित होता था, यानी कि जो सुंदर था, जो शासक वर्ग का था, जो संघर्ष कर सकता था। लेकिन अब जो नायक हो रहे हैं वो नायक कोई भी हो सकता है। आप हिंदी के प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें, प्रमुख उपन्यासों को अपने सामने रखें, तो आपको मालूम होगा कि हिंदी के किसी भी महत्वपूर्ण उपन्यास में कोई राजा, कोई देवता जो है नायक नहीं है। अगर किसी देवता को नायक बनाया भी गया है तो वो उस रूप में देवता नहीं है जिस रूप में हमें मध्ययुगीन काव्य में दिखाई देते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गोदान को लें। गोदान का नायक कौन है? किसान, होरी। होरी उसका नायक है। धनिया उसकी पत्नी, वो भी एक मामूली किसान है। वो न तो जाति की, उच्च जाति की है, न वो अमीर है, न वो शासक वर्ग के हैं, और उसके बावजूद उन पर उपन्यास लिखा जाता है और उस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से उनके लिखे हुए और दूसरे उपन्यासों को भी देख सकते हैं। किसी में मध्य वर्ग के लोग हैं, किसी में गरीब लोग हैं, किसी में शहर के लोग हैं, किसी में गांव के लोग हैं। निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला जो है वो शहर की रहने वाली। और इस तरह से आप देखेंगे कि न केवल नायक नायिका में परिवर्तन हो रहे हैं, बल्कि ऐसे उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं जिसमें नायिका है लेकिन नायक नहीं है। अगर निर्मला उपन्यास को लें तो निर्मला उपन्यास में नायिका तो है, लेकिन उसके पति तोताराम को हम नायक नहीं कह सकते। इसी तरह से उनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है प्रेमाश्रम, उस प्रेमाश्रम का जो नायक है ज्ञान शंकर, वो वास्तव में खलनायक है, वो बुरा पात्र है। लेकिन पूरा उपन्यास जो है वो उसी पर केंद्रित है, उसी की चर्चा करता है। आप किसी ऐसे महाकाव्य की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई नायक ना हो या नायिका ना हो? तो इस तरह से आप देखेंगे कि उपन्यास जो है एक हमारे समय की, आधुनिक समय की, एक लोकतांत्रिक समय की जो है रचना है। इस रचना में जो मुख्य रूप से बात ध्यान देने की है वो यह है कि यह आधुनिक समय जो है वो पूंजीवादी लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र का विकास हो रहा है, बराबरी का विकास हो रहा है। अब समाज जो है राजा और प्रजा के रूप में बंटा हुआ नहीं है। जो प्रजा है वह राजा हो सकती है और जो राजा है वो प्रजा हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक परिवर्तन हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि अब संघर्ष राज्य हासिल करने के लिए नहीं है। किसी पांडवों को कौरवों ने सत्ता से अलग नहीं कर दिया है। किसी राम को जो है उनके ही घर के षड्यंत्र से उन्हें वनवास नहीं भेज दिया है, बल्कि अब जो शासन, अब जो संघर्ष है वो ऐसे संघर्ष है जिनका स्वरूप बिल्कुल पहले के संघर्षों से अलग तरह का है। गोदान में होरी का संघर्ष क्या है? वो जीने की इच्छा का संघर्ष है। होरी किस लिए, होरी के सामने हम जब उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली इच्छा कौन सी सामने आती है? होरी ये चाहता है
कि वह एक गाय पाल सके, यानी कि उसकी झोंपड़ी के बाहर, उसके घर के बाहर एक गाय बंधी हुई हो, क्योंकि गाय जो पालना है वो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक प्रतिष्ठा का विषय है। और पूरा उपन्यास उसकी इस इच्छा के पूरे न होने की त्रासदी को हमारे सामने व्यक्त करता है। मामूली इच्छा है, वो अयोध्या का नरेश नहीं बनना चाहता, वो राजा नहीं बनना चाहता, वो कोई सुंदर कुमारी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। उसका तो संघर्ष बहुत मामूली सा है कि वो एक, हाँ बोले सर। हम MHD 13 में फ्रांसीसी उपन्यास और यथार्थवाद पर जो टिप्पणी है, हाँ, उसके बारे में जानना चाहते हैं। फ्रांसीसी उपन्यास और यथार्थवाद। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में उस पर आता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो उपन्यास है वो हमारे आधुनिक जीवन के संघर्षों के बारे में, और उस संघर्षों को हम कह सकते हैं कि ये संघर्ष पुराने समय के महाकाव्यों में व्यक्त होने वाले संघर्षों से बिल्कुल अलग तरह का है। आप देखेंगे कि महाकाव्यों में कभी भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि ये जो जीवन की अभिव्यक्ति हो रही है ये यथार्थ है या अयथार्थ है। उसको देखने के मापदंड भी अलग थे, रस की चर्चा होती थी, अलंकार की चर्चा होती थी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जीवन को मापने को, जीवन को अभिव्यक्त करने का मापदंड यह हुआ कि जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो कितना यथार्थ है, वो कितना वास्तविक है। क्या होरी का जीवन जो गोदान में प्रस्तुत किया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वास्तव में हिंदुस्तान के किसान जीते हैं? ये प्रश्न बड़ा प्रश्न बना। तो आप देखेंगे कि आधुनिक युग में जब उपन्यासों की चर्चा होने लगी तो उसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया और उसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया, और किसी उपन्यास की सफलता को, किसी उपन्यास की श्रेष्ठता को इस रूप में देखा गया कि वह उपन्यास यथार्थ को अभिव्यक्त करने में कितना सक्षम है। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि कई नई धारणाएं सामने आई, यथार्थवाद की, प्राकृतवाद की, आदर्शवाद की। इन सब के बारे में हमारे इस पाठ्यक्रम में बताया गया है। जैसा कि अभी दरभंगा से जो फोन आया है, जो ये जानना चाहते हैं फ्रांसीसी उपन्यासों के बारे में, फ्रांसीसी उपन्यासों में यथार्थ की अभिव्यक्ति। आप देखेंगे कि उपन्यासों का विकास जो है वो आधुनिक युग में, यानी कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। यूरोप में क्यों हुआ, इसकी वजह है, यूरोप में जो ज्ञानोदय का आंदोलन है, एनलाइटनमेंट का आंदोलन है, वो एनलाइटनमेंट के आंदोलन का श्रेय यूरोप को जाता है। यूरोप ने आधुनिकता की शुरुआत की, और यूरोप में इस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय भी जो है वो फ्रांस को जाता है। फ्रांस ने जो है एक ज्ञानोदय के माध्यम से एक नई तरह की विचारधारा प्रस्तुत की। और इस दृष्टि से देखें तो उपन्यासों का आरंभ ये तो नहीं कह सकते कि केवल फ्रांस में ही सबसे पहले हुआ, फ्रांस में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ। इंग्लैंड में हेनरी फील्डिंग आदि ने शुरुआती उपन्यास लिखे, लेकिन फ्रांस में जो उपन्यास लिखे गए, जिसमें रूसो वाल्डेयर द्वारा लिखे उपन्यास हैं, और उसके बाद के बहुत सारे लेखक, जिसमें हम अगर आधुनिक काल में आए 20वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में हमें जॉन पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू और काफका की कहानियां और काफका की रचनाएं और दूसरे बहुत सारे रचनाकारों के नाम हम ले सकते हैं। आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में जो उपन्यास लिखे गए, खास तौर पर फ्रांसीसी उपन्यास, बालजाक, मोपांसा आदि के, तो उनकी जब हम चर्चा करते हैं, एमिल जोला, तो दो बातों की चर्चा विशेष रूप से करनी होती है, एक यथार्थवाद की और एक प्रकृतवाद की, जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं प्रकृतवाद को, और यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने बालजाक के उपन्यासों पर चर्चा करते हुए कहा था कि फ्रांस के बारे में अगर कोई यथार्थ रूप में जाना चाहता है तो उसे बालजाक को पढ़ना चाहिए। तो एक तरह से देखेंगे कि बालजाक, एमिल जोला, मोपांसा आदि जो अपने युग के महान रचनाकार थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से अपने उपन्यासों के द्वारा उस समय जो समाज बन रहा था और जो समाज विघटित हो रहा था उसके बारे में लिखा।
उसकी विशेषताएं क्या थी। जैसे उदाहरण लें, हम बालजाक का, तो बालजाक की विशेषता यह थी कि बालजाक की जो नए परिवर्तन हो रहे थे, उस नए परिवर्तनों से खास सहानुभूति नहीं थी। वो खुद एलिट वर्ग का था, अभिजात वर्ग का था, और वो जो परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों को बहुत सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखता था। लेकिन एक रचनाकार के रूप में बालजाक ने अपने समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, उसका वो साक्षी था, और उसने उसे ईमानदारी से यथावत प्रस्तुत किया। उसने उन कारणों के बारे में लिखा जो फ्यूडलिज्म के विघटन के कारण थे, अभिजात वर्ग के विघटन के कारण थे, और इसलिए एक जो डिकेडेंट सोसाइटी थी, एक पतनशील जो सामंती समाज था, उस पतनशील सामंती समाज के बारे में उसने बहुत ही यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो फ्लाबेयर का उपन्यास अगर हम पढ़ें, माडाम बावेरी, तो उसमें भी हम इसी विशेषता को देखते हैं। तो एक बदलता हुआ समाज जिसमें सामंतवाद का पतन हो रहा है, और दूसरी तरफ एक नए समाज का उदय। इस नए समाज के उदय की जो चिंगारियां है, जो अंकुर है, वो उस दौर के सभी उपन्यासों में हमें दिखाई देती है। उसकी चर्चा हम वाल्टेयर से शुरू कर सकते हैं, बालजाक, मोपांसा, फ्लाबेयर आदि सब, इन सब से होते हुए हम ये देखते हैं। एमिल जोला में यह जरूर है कि यथार्थवाद से ज्यादा प्रकृतवाद है। प्रकृतवाद और यथार्थवाद का फर्क यह है कि यथार्थवाद में कहीं न कहीं समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रहता है, कहीं न कहीं एक आदर्श की अभिव्यक्ति भी होती है। जो कुछ होना चाहिए उसी की प्रस्तुति नहीं कही की जाती, बल्कि जो हो सकता है, जो है, सिर्फ उसी की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि जो हो सकता है, जो होना चाहिए, उसकी भी अभिव्यक्ति की जाती है। जबकि प्रकृतवादी लेखक जो है, वो सिर्फ जो है उसको प्रस्तुत करता है, और यही नहीं, उसकी जो है समाज के अंदर, आप जानते हैं कि समाज हमेशा, हर तरह के समाज में कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ चीजें बुरी भी होती है। तो प्रकृतवादी की दृष्टि जो है, अच्छी चीजों की तरफ कम और बुरी चीजों की तरफ ज्यादा रहती है। लेकिन यथार्थवादी जो है, वो अच्छे और बुरे दोनों पक्ष के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, और वह वस्तुगत रूप में अपने समाज की सच्चाइयों को अभिव्यक्त करता है। फ्रांस के यथार्थवादी उपन्यासकारों ने भी ठीक यही किया, और इस तरह से उन्होंने उस समय के समाज में, जिसकी मुख्य दो विशेषता थी कि उन्होंने समाज में जो पतनशील सामाजिक संरचना थी, जो पतनशील मूल्य थे, जिसे कि हम सामंतवाद के रूप में जानते हैं, उसके विघटन के कारणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ उन्होंने जो नए पूंजीवादी मूल्य, नए आधुनिक मूल्य जो ज्ञानोदय के कारण सामने आए थे, वह ज्ञानोदय जिसका वैचारिक नेतृत्व रूसो और वाल्डेयर ने किया था, वह वैचारिक नेतृत्व, उनके द्वारा जो नए मूल्य आ रहे थे, जिन मूल्यों की 3 आधारशिलाएं थी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो 3 मूल्य थे, इन 3 मूल्यों के आधार पर जो नया समाज बन रहा था, जिसमें इस बात पर बल था कि हमारे समाज की जो केंद्रीय धुरी है, केंद्रीय शक्ति है, वो धर्म नहीं है बल्कि मनुष्य है, और सभी मनुष्य बराबर है। हम अब मनुष्य के द्वारा मनुष्य को केंद्र में रखकर बात करेंगे, न कि धर्म और ईश्वर को। यह परिवर्तन आ रहा था। अब धार्मिकता की जगह यह लौकिकता, या जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, उस पर जोर दिया जा रहा था। अब हम हायरार्की के आधार पर जो तय होता था कि राजा का बेटा राजा होगा, उसकी जगह पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात की जा रही थी। अब यह कहा जा रहा था कि मनुष्य, सभी मनुष्य, चाहे उसका देश कोई हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे उसकी नस्ल कोई हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, किसी भी या स्त्री और पुरुष हो, उन सबों के बीच में हम बराबरी का व्यवहार करेंगे। और इस तरह से एक मनुष्य जाति के बंधुत्व की भावना पर बल दिया जाना लगा। आप जानते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज में हो रहा था। फ्रांस जिसका नेतृत्व कर रहा था, और फ्रांस के रचनाकार उस बदलते हुए समाज में, उस पुराने
सामाजिक संरचना को, जिसे हम सामंतवाद के रूप में जानते हैं, उस सामंतवाद के पतन के कारणों पर विचार करते हैं। और इस तरह वो बताते हैं कि क्यों यह समाज विघटित हो जाना चाहिए, क्यों यह समाज जो है पतनशील समाज है, और क्यों नए समाज और नए मूल्यों की जरूरत है। आप देखेंगे कि इस रूप में फ्रांसीसी उपन्यासों के माध्यम से पहली बार यथार्थवाद की चर्चा हुई। यह यथार्थवाद पुराने समाज के प्रति आलोचनात्मक था, भले ही नए समाज के प्रति वो बहुत सहानुभूति न रखता हो, लेकिन पुराने समाज के प्रति उसका आलोचनात्मक होना स्वतः ही नए समाज के प्रति एक कहना चाहिए कि नई दृष्टिकोण के लिए वह आधार तैयार कर रहा था। और इसी आधार पर दुनिया भर में फ्रांसीसी उपन्यासों के इस यथार्थवाद का प्रभाव बहुत व्यापक रूप में दिखाई देता है। फ्रांसीसी उपन्यासकारों के इस प्रभाव का परिणाम था कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जो लेखक 20वीं शताब्दी के आरंभ में आए और जिन्हें फ्रांसीसी उपन्यासों को पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने बजाय कि इंग्लैंड की उपन्यासों की परंपरा को, जिसे हम इस रूप में देखते हैं, हालांकि वहां पर भी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति हमें चार्ल्स डिकन्स वगैरह के उपन्यासों में दिखाई देती है, लेकिन उपन्यासों की निश्चित रूप से सुदृढ़ परंपरा रूस और फ्रांस में दिखाई देती है इंग्लैंड की तुलना में। रूस में भी फ्रांस की तरह, थोड़ा देर से सही, लेकिन फ्रांस की तरह यथार्थवाद का बहुत गहरा प्रभाव था। वहां पर भी आप देखेंगे कि दोस्तोयेव्स्की हो या टॉल्स्टॉय हो, इन लोगों ने जो उपन्यास लिखे, पुश्किन हो, इन सबों ने जो रचनाएं की, उन रचनाओं में यथार्थवाद पर विशेष रूप से बल दिया गया। तो हम जब यथार्थवाद की चर्चा करते हैं तो केवल फ्रांस की चर्चा न करें, हम फ्रांस, रूस आदि जो यूरोप के दूसरे देश हैं, यहां तक कि चेकोस्लोवाकिया वगैरह में भी जो उपन्यास लिखे गए, उनमें भी हम यथार्थवाद की अभिव्यक्ति देखते हैं। तो यथार्थवाद जो है वो एक मुख्य कारक, एक मुख्य जो है फैक्टर है, जिसने कि आधुनिक उपन्यास रचना को शक्ति प्रदान की और जिस पर बहुत सारा काम बाद में हुआ। मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूँ कि यथार्थवाद का संबंध जो है वो उपन्यास विधा के विकास के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और इसको समझने की जरूरत है। यथार्थवाद का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि जो कुछ यथार्थ है, जो कुछ है उसकी अभिव्यक्ति यथार्थवाद है, यह नहीं है। यथार्थवाद का मतलब यह है कि समाज का जो स्ट्रक्चर, समाज का जो ढांचा हमें यथार्थ रूप में दिखाई देता है, उसको आधार बनाकर रचना करना, उसको आधार बनाकर रचना करना। लेकिन उसको आधार बनाकर रचना करने का मतलब उसको यथावत प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उसको आधार के रूप में स्वीकार करना है। दूसरा यथार्थवाद का गुण यह है कि यथार्थवाद एक तरह के कार्य कारण परंपरा में विश्वास करता है, यानी कि वो एक तरह की वैज्ञानिक दृष्टि के साथ यथार्थ को प्रस्तुत करता है। वह जीवन में जो कुछ है उसको समझने की कोशिश करता है। अगर वह उपन्यास लिखा जा रहा है तो वो ये बताता है कि उस उपन्यास में जो कुछ घटित हो रहा है, उस घटित करे होने के पीछे की सामाजिक शक्तियां कौन सी है, उन सामाजिक शक्तियों की पहचान वो कराता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अगर किसी भी उपन्यास को लें, फ्रांस के उपन्यासकारों को लें, वो हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि वो मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई उन सब बातों को भी प्रस्तुत करते हैं। हिंदी में भी आप देखेंगे कि जब आप गोदान पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं जानते कि होरी को क्या क्या झेलना पड़ा, बल्कि आप ये भी जानते हैं कि होरी की दुर्दशा के कारण कौन कौन से हैं। यही चीज आप रूसी उपन्यासकारों में पाएंगे, यही चीज आप फ्रांस के उपन्यासकारों में पाएंगे, यहां तक कि आप इंग्लैंड के उन यथार्थवादी उपन्यासकारों में भी यह बात पाएंगे। तो इस रूप में यथार्थवाद इस बात पर बल देता है। दूसरी बात यह है कि इस यथार्थवाद की परंपरा का निरंतर विकास होता रहा है। यह यथार्थवाद एक रूप में नहीं रहा। 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति बहुत सामान्य रूप में हुई थी। सामान्य रूप में मतलब यह है कि उसमें मुख्य बल जो है वो विघटित सामंतवादी समाज पर था। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद जब पूंजीवाद का विकास यूरोप में बढ़ने लगा तो पूंजीवाद के जो नकारात्मक पक्ष हैं उनका भी चित्रण उपन्यासों में होना लगा।
आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो उपन्यासकार यथार्थवाद को लेकर हमारे सामने आते हैं, उनका यथार्थवाद वो नहीं है जो बाल्जाक या मोपांसा या टॉल्स्टॉय या दोस्तोयेवस्की के उपन्यासों में दिखाई देता है, चेखव की कहानियों में दिखाई देता है। उससे भिन्न तरह का है। वो भिन्न इस रूप में है कि उसमें अब सामंतवाद के विघटन को केंद्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया है, बल्कि पूंजीवाद के जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको मुद्दा बनाया गया। तो ये परिवर्तन भी आता है, लेकिन जो बुनियादी मूल्य हैं, मानवता के मूल्य हैं, वो मानवता के मूल्य बने रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका विकास होता है। वहां पहले अगर लोकतंत्र पर बात होती थी, तब लोकतंत्र के साथ साथ एक समतावादी समाज, एक सामाजिक न्याय पर आधारित समाज, या जिसे समाजवादी समाज भी कहा जाता है, उस समाजवादी समाज की भी बात होने लगती है। इस यथार्थवाद की चर्चा करते हुए इस बात को ध्यान रखें कि 2-3 चीजें और हुई जिसकी तरफ आमतौर पर बात करते हुए उनकी उपेक्षा हो जाती है। आप देखेंगे कि उपन्यास विधा जो है उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक उपन्यास का शिल्प और दूसरा उपन्यास की भाषा। आधुनिक साहित्य में गद्य का जो विकास होता है, उस गद्य के विकास में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा किस तरह की, वहां भाषा भी जब इस बात पर बल दिया गया कि जीवन के सभी यथार्थ पक्षों को साहित्य में प्रस्तुत किया जाए, केवल अभिजात वर्ग का यथार्थ नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति का यथार्थ। मैंने आपको बताया कि उपन्यासों में अब मजदूर, किसान, मध्य वर्ग के लोग नायक होने लगे। ये दुनिया भर में हुआ। अगर वहां वह नायक नहीं भी है और एलिट वर्ग का, अभिजात वर्ग के लोग नायक है, तो भी जीवन को अभिव्यक्त करने की स्थितियां जो है वो बिल्कुल बदल गई है। अन्ना कैरेनिना जो है टॉल्स्टॉय के उपन्यास में, वो कोई सामान्य परिवार की स्त्री नहीं है, लेकिन वह अभिजात वर्ग की स्त्री होते हुए भी उसके जीवन की वेदना है वो अभिजात्य नहीं, वो एक स्त्री की वेदना है। इसी तरह से मैडम बावेरी में भी, मैडम बावेरी जो है एक अभिजात वर्ग की स्त्री है, लेकिन उसके माध्यम से जो व्यक्त करता है फ्लाबेयर, वो वास्तव में एक सामान्य स्त्री का दुख है। और वो सामान्य स्त्री का दुख जो है वो इस तरह से वो एक स्त्रियों की प्रतिनिधि बन जाती है। ये जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इसी आधुनिक समय में उस दृष्टिकोण के कारण है जहां सभी को समान दृष्टि से देखने पर बल दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अब जो है उपन्यास जो लिखे जा रहे थे, उस उपन्यास में कई चीजें महत्वपूर्ण थी। आरंभिक उपन्यासों में घटनाओं पर बल था, लेकिन यथार्थवादी उपन्यास जो लिखे गए उन उपन्यासों में चरित्र पर बल दिया जाने लगा। चरित्र जो है वो केंद्र में आए, और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो उपन्यास इस दौरान में लिखे गए यथार्थवाद के प्रभाव में, हम उनके चरित्रों को जानते हैं। हम अन्ना कैरेनिना को जानते हैं, हम गोर्की के उपन्यासों के मदर में मदर को जानते हैं या पावेल को जानते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्ति के संघर्ष जो है वो प्रमुख रूप में हमारे सामने आते हैं। तो चरित्र पर बल है, घटनाओं पर नहीं। जैसे कि आरंभिक उपन्यासों में था, जो रहस्यात्मक और थ्रिलर वाले उपन्यास थे, जिसमें कहानी और घटनाएं तेजी से बदलती थी और हमारे सामने प्रस्तुत होती थी। अब चरित्रों के अंदर जाकर, चरित्रों के मानस में पहुंचकर उनको जांचना, परखना, देखना, उसको अभिव्यक्त करना, यह भी एक प्रमुख विषय हो गया। तो इस कारण से आप देखेंगे कि शिल्प पर का स्वरूप बदला, घटनाओं का स्थान चरित्र ने ले लिया, और बाद में चरित्र का विश्लेषण जो है, चरित्र का चित्रण जो है उपन्यास में, वो केवल बाहरी घटनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि उसके आंतरिक उथल पुथल के माध्यम से भी व्यक्त होने लगा। तो जितना ज्यादा आंतरिक उथल पुथल को अभिव्यक्ति पर बल दिया गया, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि उपन्यास की जो विधा है वो अधिक जटिल होती गई और कई शैलियां अपनाई गई। सीधे सीधे कहानी कहने का तरीका भी लिया गया कि जिसमें कि एक घटना के बाद में दूसरी घटना के बाद में तीसरी घटना का चित्रण होता है। और कभी कभी यह भी हुआ कि किसी एक पात्र के माध्यम से पूरी कथा को प्रस्तुत किया गया,
वो मैं शैली में भी है और तीसरी शैली में, यानी कि वह एक व्यक्ति के रूप में भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी में शेखर पूरी कथा को कहता है और इस रूप में शेखर के माध्यम से हमारे सामने कथा आती है। शेखर जहां जाता है, शेखर जो अनुभव करता है, शेखर जिनसे मिलता है, कहानी शेखर को छोड़ के कहीं नहीं जाती। या इसी तरह से आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा में पूरी कहानी बाणभट्ट के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो बाणभट्ट को छोड़कर कहानी कहीं नहीं जाती। अगर कोई घटना कहीं और घटित हुई है तो बाणभट्ट को सुनाई जा रही है किसी पात्र के द्वारा, तो वो बाणभट्ट के सामने उस कथा को खोला जा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अगर अन्ना कैरेनिना को पढ़ते हैं तो आमतौर पर अन्ना कैरेनिना में कहानी जो है अन्ना कैरेनिना को केंद्र में रखकर ही चलती है, अन्ना कैरेनिना से बाहर नहीं जाती। या जो आत्मकथात्मक उपन्यास लिखे हैं गोर्की ने, उन आत्मकथात्मक उपन्यासों में हमेशा खुद गोर्की या जो कथानायक है उसी के माध्यम से कथा हमारे सामने आती है, उससे इधर उधर नहीं जाती। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि ये दो प्रवृत्तियां भी हैं। तीसरी और भी कई प्रवृत्तियां इस्तेमाल की जाती है, जैसे पत्रों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से भी कई उपन्यास लिखे गए हैं जिसमें पत्र लिखे जा रहे हैं, एक पत्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। कुछ उपन्यास इस तरह से भी लिखे गए जिसमें एक अध्याय एक व्यक्ति द्वारा, एक चरित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, दूसरा अध्याय दूसरे चरित्र के द्वारा, तीसरा अध्याय जो है फिर पहले चरित्र द्वारा। कभी दो चरित्रों के माध्यम से कथा खुलती है, कभी तीन चरित्रों के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि उपन्यासों में प्रयोग की भी काफी संभावनाएं रहती है और इस तरह से रचना को व्यक्त करने के तरीके बहुत सारे हैं। उपन्यास में यथार्थवाद, कथा को केवल यथावत प्रस्तुत करना नहीं है, उसमें नए नए प्रयोग भी हुए हैं। आपने अगर समकालीन उपन्यासों के बारे में सुना हो, खासतौर पर जैसे मार्केज के उपन्यास हैं, तो मार्केज के उपन्यासों में आप देखेंगे कि जादुई यथार्थवाद की चर्चा की जाती है। वहां घटना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, दूसरी से तीसरी जगह, उसमें जो है काल का और स्पेस का, यानी कि टाइम और स्पेस का जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी नहीं होती। पात्र जो है अचानक किसी और समय में किसी और स्थान पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी दौरान में उपन्यास के साथ साथ एक नए माध्यम का विकास हुआ, जिसे हम फिल्म के रूप में जानते हैं, सिनेमा के रूप में जानते हैं। और सिनेमा में यह सुविधा होती है कि आप एक सीन को, एक शॉट को किसी और शॉट के साथ मिला दें, मिक्स कर दें। वह शॉट जरूरी नहीं हो कि एक शॉट और दूसरे शॉट में कोई कंटिन्यूटी हो, लेकिन उनको मिलाकर एक नए तरह का दृश्य बनाया जा सकता है। ये जो फिल्म के अंदर फिल्म की तकनीक है, इस फिल्म की तकनीक का प्रभाव भी उपन्यासों की रचना पर पड़ा है और इसने एक नई तरह की विधा का जन्म दिया है। क्यों? इसका कारण यह है कि यथार्थवाद जो है वो काफी जटिल होता जा रहा है। इस जटिल होते हुए यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए उपन्यासकार नए नए तरीके अपनाता है और उन नए तरीकों के बारे में भी इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। हम उपन्यासों के बारे में आज केवल दो पक्षों के बारे में बता सके हैं, एक उपन्यास का विकास कैसे हुआ और उसमें यथार्थवाद की क्या भूमिका है। हम आगे अपने किसी इसी तरह के व्याख्यान में इन पक्षों के अलावा कुछ और पक्षों पर भी विचार करेंगे। आपको इस MHD 13 के बारे में और कोई जिज्ञासा हो तो आप सीधे मुझे लिख सकते हैं। निदेशक मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110068। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शमन कर सकूं, शांत कर सकूं। धन्यवाद।